नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। हर दिन एक नई मुसीबत उद्धव के मातोश्री में दस्तक दे देती है। अब उद्धव ठाकरे को अपने अकूत दौलत का हिसाब किताब देना होगा। दरअसल उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और उनके दोनों बेटों आदित्य और तेजस के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है, जिसमें ठाकरे परिवार के पास आय से अधिक संपत्ति की जांच ईडी और सीबीआई से कराने की मांग की गई है। यह याचिका गौरी और अभय भिंडे द्वारा दायर की गई है, जिसमें हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई 16 नवंबर को होगी। तो उद्धव एक बार फिर कैसे फंसते नजर आ रहे हैं, आज इसी पर बड़ी जानकारी आपको देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये क्या नई मुसीबत है उद्धव ठाकरे की? देखिए, अब उद्धव ठाकरे बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। अभी तक उद्धव ठाकरे या पूरे ठाकरे परिवार जो मुंबई पे राज करते रहे हैं पिछले 4 दशक से, इनके बारे में इस तरह के कोई एक्सप्लोसिव काम नहीं हुआ था। विस्फोटक तरीके से एक रिलीवेशन हुआ है और रिवील किया गया है, वो भी हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में, बॉम्बे हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई है, PIL दायर किया गया है, उसमें एक एक प्रमाण बताए गए हैं। ये भी बताया गया है कि इतनी संपत्ति के बावजूद आखिरकार कोई ये तो बताए कि उनका काम क्या है, बिजनेस क्या है। जैसे उद्धव ठाकरे की बात होती है या रश्मि ठाकरे की, इन कुछ दिन पहले ईडी की छापेमारी हुई थी और उद्धव ठाकरे के साले के घर में छापेमारी हुई थी, श्रीधर माधव पाटनकर के घर में। उनको साई सोसाइटी से संबंधित एक मामला था, जिसमें फ्लैट खरीदने और फर्जी तरीके से मनी ट्रांसफ़र करने का, मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला चला था। उसमें ये दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं, उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे, वो भी फंसे हुए थे। लेकिन अभी तक इन लोगों के पास जितनी संपत्ति है उसके बारे में खुलासा ही नहीं किया गया है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी इनके बारे में जानकारी नहीं है। अब तक तो चुनाव भी नहीं लड़ते थे। उद्धव ठाकरे CM बनने के बाद MLC बने, उसको पिछले चुनाव में आदित्य ठाकरे चुनाव लड़े, तो इन लोगों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था। लेकिन मामला संपत्ति के ब्यौरे का नहीं है, मामला संपत्ति के सोर्स का है कि आखिरकार ये संपत्ति आप कहाँ से लाए हैं, इतने जो प्रॉपर्टी है उसका सोर्स क्या है। आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसके बारे में बताइए। कोई सोर्स ऑफ इनकम तो बताना ही पड़ेगा। सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ेगा कि आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस किस चीज़ का है। आप अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कौन सी रियल एस्टेट कंपनी है जिसके में आपका स्टेक है, शेयर है। ये सारी जानकारी के लिए कहा गया है। यहाँ तक कि सामना के बारे में भी बड़े गंभीर आरोप इस याचिका में लगाए गए हैं कि अगर जहाँ तक सामना की बात है तो वो प्रबोधन पब्लिकेशन जो है प्राइवेट लिमिटेड, जो ठाकरे परिवार का है, ये प्रबोधन पब्लिकेशन एक तरह से मुखौटा है जी। इसके माध्यम से ब्लैक मनी को वाइट मनी किया जाता है, जिसमें एक उदाहरण भी दिया गया है। उस याचिका में बताया गया है कि जब कोरोना वायरस का समय चल रहा था तो उस समय सारे जो प्रिंटिंग पब्लिकेशन जो थे, अखबारों की बात कर रहे हैं, तो वो पब्लिकेशन नुकसान में चल रहा था। लगभग सारे पब्लिकेशन को नुकसान हुआ। लेकिन उस समय भी रेवेन्यू जो था 72 करोड़ का दिखाया गया सामना का, प्रबोधन पब्लिकेशन का, जो मुखपत्र निकालती है शिवसेना के लिए। उसके साथ साथ 11 करोड़ का प्रॉफिट भी दिखाया गया। अब ये 72 करोड़ रुपए क्या सही मायने में पब्लिक का पैसा आया, या फिर चंदे से आया, या फिर सामना के लिए जो मेंबर्स हैं शिवसेना के, जहां ये अखबार जाता है, वो लोग इनको पैसे दिए, या फिर यही ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए अखबार का सहारा लिया गया कि भाई ये पैसा आया और जो ब्लैक मनी, जो वसूली का पैसा आता है मुंबई से, वो वसूली का पैसा इसमें लगाया गया और इसके रेवेन्यू को बढ़ा चढ़ा कर पेश करके फिर इसका प्रॉफिट भी बढ़ा के दिखाया गया, जबकि उसका इनकम कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बॉम्बे हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई है, एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है ठाकरे परिवार के लिए। हालांकि अभी इसका डेट बढ़ा दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें कुछ त्रुटियां हैं एप्लीकेशन में। जो PIL दायर की गई है उसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने
जो इनको लिस्ट करते हैं, तो उसमें कुछ त्रुटियां बताई गई है, जिसको फिर से कहा गया है कि इसको सुधार कीजिए और जो जो क्वेश्चन हैं रजिस्ट्रार के उसका जवाब दीजिए और फिर से एक फ्रेश एप्लीकेशन दीजिए, जिसको 16 नवंबर को, जिसके लिए लिस्ट किया गया है मामले को। उसमें 2-3 और बातें हैं। एक बात तो किरीट सोमैया को लेकर भी है, जो लगातार आरोप लगाते रहते हैं। उनके बारे में भी कहा गया है कि किरीट सोमैया से सीबीआई या ईडी को बात करनी चाहिए। किरीट सोमैया के पास अलॉट ऑफ इंफॉर्मेशन है, इनके खिलाफ कई ऐसे आरोप के बारे में दस्तावेजी प्रमाण भी है, जिसके बारे में वो बार बार मीडिया के सामने भी कहते रहे हैं कि ठाकरे परिवार, उद्धव ठाकरे किस तरीके से पूरे मुंबई में काला कारोबार अपना फैलाए हुए हैं। और उसने इस याचिका में कहा है कि आखिरकार मुंबई में, रायगढ़ में ये जो अरबों की संपत्ति इन लोगों ने अर्जित की है, तेजस ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मि ठाकरे, उद्धव ठाकरे के नाम पर इतने संपत्ति है, वो पैसा आता कहाँ से है। हालांकि इसमें राज ठाकरे के बारे में नहीं कहा गया, राज ठाकरे भी ठाकरे परिवार के हैं, लेकिन उनके पास इतनी संपत्ति नहीं है। वो बाला साहब ठाकरे के साथ तो वो भी काम कर रहे थे, बाद में उन्होंने एमएनएस बनाया है, उनकी भी पार्टी है, लेकिन राज ठाकरे के खिलाफ कोई ऐसा मामला नहीं है इतने बड़े वसूली का। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के खिलाफ है कि इंडस्ट्री से लेकर रियल एस्टेट तक जो भी कहीं कहीं से जहाँ जहाँ से वसूली होती है, उसका एक सर्टेन भाग ठाकरे परिवार यानी उद्धव ठाकरे के पास जाता है और वो ब्लैक मनी होता है, तो उसको अलग अलग तरीके से दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है, फिर उसको वाइट मनी बनाया जाता है और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा है। इसलिए इस पूरे मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराई जाए। क्या लगता है आगे क्या होगा, निष्पक्ष जांच हो पाएगी? देखिए, लगता तो है कि अभी तक ये छुपा छुपा हुआ था, अभी तक कोर्ट की इसमें एंट्री नहीं हुई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कई दूसरे मामले भी सुलझाए हैं इस आधार पर, जैसे 25,000 करोड़ का कोऑपरेटिव बैंक घोटाला हुआ था, उसमें भी इकोनॉमिक ऑफेंस डिपार्टमेंट जो है, विंग है मुंबई पुलिस का, वो भी उसमें एंट्री कर चुकी थी, वो कोई सबूत नहीं मिल रहा था। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में मामला गया, 3 बार 4 बार की सुनवाई हुई और बॉम्बे हाई कोर्ट के कहने पर ही उस मामले को सीबीआई को ट्रांसफ़र किया गया था। फिर उसमें सीबीआई के बाद ईडी की एंट्री होती है और जब ईओडब्ल्यू ने उस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दे रखी है, फिर भी इस बीच किसी के खिलाफ डायरेक्ट सबूत मिले या ना मिले, कई शुगर कंपनियां जब्त हो चुकी है। जरेंडेश्वरी शुगर मिल है जो उसके संपत्ति जब्त किया जा चुका है। अजीत पवार, शरद पवार की पूरे फैमिली के, बारामती शुगर मिल्स के ऊपर भी आरोप है। तो ये सारे मिला के अगर देखें तो कम से कम 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति अभी तक ईडी ने जब्त कर लिए हैं। इसका मतलब अभी सीधे तौर पर शरद पवार हों या अजीत पवार हों, उनसे कुछ पूछताछ भी हुई, उनको जेल में नहीं डाला गया है, लेकिन आर्थिक नुकसान तो हुआ। 1500 करोड़ रुपए का इनका काला कारोबार जब्त तो हुआ, अटैच की गई संपत्ति। अब उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई भी होगी, वो समय का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कानून की जो प्रक्रिया है उसमें सरकार के पास जितनी ताकत है, कानून के पास जितनी ताकत है, उससे कम ताकत नहीं दे दी गई है अपराधियों के पास। ये पूरे संशोधन करने की प्रक्रिया है। लेकिन उसी तरीके से ठाकरे परिवार के बारे में है, जो आरोप लगाए गए हैं, जिसमें जितनी बातें कही गई है, उसमें कहा गया है कि सीबीआई और ईडी को इसके जांच के लिए कहा जाए। उन्होंने इससे पहले हाईकोर्ट को कहा कि हम आखिरकार कोर्ट में आने को मजबूर क्यों हुए हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट में पीआईएल क्यों दायर करना पड़ा। ये सवाल उठता है कि ये मामला तो राज्य सरकार का है, इन्वेस्टिगेशन का है, सरकार के पास आप कंप्लेन कीजिए, आपको कोर्ट आने की क्या ज़रूरत है डायरेक्शन लेने के लिए किसी व्यक्ति, किसी फैमिली के खिलाफ। तो उसमें भी उन्होंने कहा कि हमने मुंबई पुलिस को तो ये पहले ही ऐसा कंप्लेन कर रखा है और मुंबई पुलिस ने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को ये ट्रांसफ़र भी किया था। ये पहले की बात है, जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलके, उस समय भी इन लोगों ने कंप्लेन किया था और ये कंप्लेन को मुंबई पुलिस ने दबा दिया, ईओडब्ल्यू ने दबा दिया। इसके ऊपर आगे फर्दर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई।
तो वो एक निर्देश चाहती हैं हाई कोर्ट से कि जब इतने सारे सबूत हम आपको दे रहे हैं, इतनी संपत्ति है, करोड़ों अरबों की संपत्ति इन लोगों के पास है और सोर्स कुछ पता नहीं है, तो बताएंगे कि तेजस ठाकरे का बिजनेस क्या है, आदित्य ठाकरे का क्या एक विधानसभा के प्रतिनिधि के तौर पर, विधायक के तौर पर उनके पास इतना इनकम हो जाता है कि वो करोड़ों रुपए की संपत्ति रख सके। उद्धव ठाकरे पहली बार सीएम बने हैं, उससे पहले वो क्या करते थे? उससे पहले तो वो शिवसेना के प्रमुख रहा करते थे। तो क्या किसी पार्टी के अध्यक्ष को इतना पेमेंट मिलता है, पार्टी से कोई इतने पैसे मिलते हैं? तो ये सारा मामला अब क्लियर है और इसमें हाई कोर्ट क्या आदेश देती है ये तो बात की बात है, लेकिन ये तो तय है कि सीबीआई और ईडी को भी कहीं न कहीं से इसके बारे में जानकारी है। वो निर्देश मिल रहा है कि हाई कोर्ट में वो इस मामले के लिए कुछ दस्तावेजी प्रमाण देगा। इन लोगों को भी कहा गया है और इसने जो याचिका दायर की गई है उसमें ईडी और सीबीआई को भी अटैच किया गया है, जो महाराष्ट्र की सरकार को भी अटैच किया गया है कि ये हमने इस मजबूरी में किया। मुंबई पुलिस को मामले को देखिए, मुंबई पुलिस ही चाहे तो अब सीबीआई को इसमें इन्वॉल्व कर सकता है, मुंबई पुलिस चाहे तो ईडी के पास जा सकती है। ये पूरा मामला अब इतना हो गया है कि ठाकरे परिवार की संपत्ति की जांच होनी है और उद्धव ठाकरे के ऊपर मुसीबतों का एक नया पहाड़ टूटने वाला है जिसके तरह ये दब के रह जाए और जिससे बचना भी अब मुश्किल ही लग रहा है। बहुत मुश्किल लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। तो इस याचिका के जरिए कई अहम सवाल उठाए गए हैं कि उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे, आदित्य ठाकरे आखिर क्या करते हैं, ये कभी स्पष्ट ही नहीं हुआ है। ऐसे में ये बात भी जनता के सामने आनी चाहिए। उद्धव को अपने बेहिसाब संपत्ति का हिसाब किताब देना चाहिए। ठाकरे परिवार ने अपनी आय के आधिकारिक स्रोत के रूप में कभी भी किसी विशेष सेवा, पेशे और व्यवसाय का खुलासा नहीं किया और फिर भी उनके पास मुंबई, रायगढ़ जिले में संपत्ति है तो अरबों में भी बताई जा रही है। तो उद्धव ठाकरे एक बार फिर से बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर से महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।